नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का जिनका सपना है सीटेट एग्जाम को फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का वेलकम अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीडीपी की क्लास करेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। एमसीक्यूज क्लास डेली चल रही है पार्ट वाइज। यह एमसीक्यूज नंबर 5 है आपका। इसके पहले 4 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी भी लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों को परिवार है, आपका अपना फैमिली है, आवर फैमिली है। तो चलिए देर न करते शुरुआत करेंगे। इस एमसीक्यूज में भी हम टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। 20 में क्वेश्चनों में से आप लोगों का फीडबैक कितना है, आप लोगों का स्कोर कितना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपका एक एक स्कोर, कमेंट, फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। पहला प्रश्न सरल से शुरुआत करते हैं कि बाल्यावस्था की अवस्था क्या होती है। अक्सर प्रश्न पूछा जाएगा, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, ठीक है, किशोरावस्था। ये प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, चाहे कितना भी चिली हो, चाहे तोड़ मरोड़ के क्यों ना पूछा जाए। तो बाल्यावस्था सभी लोग जानते हैं, 5 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है, 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है, और 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था कौन सी कहलाती है, किशोरावस्था कहलाती है। ये 3 अवस्था ऐसी अवस्था है जहां से एग्जाम में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का खाली स्थान हिस्सा दृश्य श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। यानी जो अनुसंधान से यह पता चला कि जो हम पढ़ते हैं ना डेली, उसमें पढ़ने के हिस्से में जो दृश्य और श्रवण के अंगों के माध्यम से जो चीजें हम ग्रहण करते हैं वह कितने प्रतिशत है। 0.6, 0.85, 5 या 95%। सभी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। अगर आपको माध्यम से कमेंट आ रहा है तो हमें भी एक उत्सुकता होती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि मेरे प्रत्येक भाई बहन गृहिणी आप अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं, दिल जान से कमेंट कर रहे हैं, मेरे प्रत्येक शेर शेरनी लाजवाब हैं। ये आपका कमेंट तय करता है। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का 0.85% हिस्सा जो है श्रवण और दृश्य अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा, साथ ही साथ फेसबुक पेज से जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम में डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम में डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, जायसवाल सर यानी मुझसे बातें कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आवर फैमिली है, अपना परिवार है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से खेल पर आधारित जो विधि कहलाती है, समस्या समाधान विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, किंडरगार्टन विधि। देखिए एक चीज याद रखना है, जब भी खेल पर आधारित अगर विधि पूछा जाता है, मेथड पूछा जाता है, तो एक ही जवाब आना चाहिए आपका, किंडरगार्टन विधि। कौन सी आनी चाहिए, किंडरगार्टन विधि। और किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक कौन है? जी हाँ, इसके प्रवर्तक कौन है सभी लोग बताइए। ये आपको कमेंट करके बताना है कि किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक कौन हैं। आइए बात करेंगे फोर्थ प्रश्न की, जो स्क्रीन पर आप लोगों के आ चुका है। फोर्थ प्रश्न है कि बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि। देखिए बालिका, यहाँ पे बालिका की बात की जा रही है, देश की बेटी की बात की जा रही है, प्रत्येक बहनों की बात की जा रही है कि बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित क्यों है। क्योंकि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं। तो यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता हो गया, ये तो हो नहीं सकता है। बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं, यानी कमी है, ये हो सकता है। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेद किया जाता था। पहले अक्सर उत्पीड़न या प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन आज के समय कुछ बहुत ही बदला हुआ भारत है हमारा, उजागर किया हुआ भारत है हमारा, ठीक है, एक नया भारत है हमारा। या कह सकते हैं डी ऑप्शन की, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। अब आप कमेंट करके बताइए। देखिए बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित क्यों होता है। अगर बात करें सीडीपी बाल विकास में कि किसी सामाजिक परिवर्तन का अगर नेतृत्व करना है तो केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। समर्थ मतलब साथ देती हैं। तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। कोई भी डाउट हो आप बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन का स्वागत करते हैं, आप सभी के माता पिता को नमस्कार और प्रणाम करते हैं। पांचवा प्रश्न बेहतरीन प्रश्न आ चुका है कि किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। देखिए उद्दीपन क्या होता है,
कोई भी उद्दीपन अगर आपको निरंतर दिया जा रहा है, डेली हम मोटिवेट करते हैं कि आप पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, सीटेट क्रैक करेंगे, वो भी बेहतर स्कोर के साथ। तो ये जो व्यवहार होता है, जो हम आपको ये व्यवहार दे रहे हैं, रिलेशन दे रहे हैं, इसमें जो होने वाला आपका अस्थायी परिवर्तन, उसको क्या कहा जाएगा? जो अस्थायी परिवर्तन होता है उसे ही अभ्यस्तता या प्रशिक्षित कहलाता है, प्रशिक्षित कहलाएगा या कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सभी क्लासेस चल रही हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बाल विकास के। बाकी टॉप 500 एमसीक्यूज मिल जाएंगे, टॉप 100, टॉप 150 ऑल सब्जेक्ट के आपके टॉप क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं, संभावित प्रश्न होते हैं। छठा प्रश्न है, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति के मूल रूप आधारित होती है। जो भी निचली कक्षाएं होती है, यानी हम निचली कक्षाएं प्राइमरी लेवल की बात करते हैं, ठीक है, प्राथमिक कक्षा की बात करते हैं, प्राथमिक विद्यालय की कक्षाओं की बात करते हैं। तो निचली कक्षाओं में खेल पद्धति जो मूल रूप से आधारित होती है, वह किस पर होती है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि छोटे शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों, बालक बालिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? यानी पढ़ते समय कठिनाई का लक्षण कौन सा नहीं है? तो यानी 3 लक्षण आपके दिए गए पठन कठिनाई के। तो वो 3 लक्षण कौन कौन से हैं? वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई होना, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई होना, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई होना। ये छोटे शिक्षार्थी जो हैं, बालक बालिकाएं हैं निचली कक्षाओं के, उनके जो है पठन कठिनाई में जो लक्षण हैं ये होते हैं। लेकिन पठन गति पर प्रवाह में अगर कठिनाई आ रही है, प्रवाह में जैसे कोई वीर रस है, कोई करुण है, कोई दुख है, ठीक है, ये सब प्रवाह होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, जहाँ पे कहाँ पे हमें धीरा बोलना है, कहाँ पे तेज बोलना है, कहाँ पे लक्सर बोलना है, कहीं रुक रुक के बोलना है, ये होता है पठन गति। इसमें प्रवाह जो है छोटी कक्षाओं में ये लक्षण नहीं होता कि पठन में बच्चा कठिनाई कर रहा है, क्योंकि छोटे कक्षा है, जब तक उसके भावार्थ अर्थ बच्चे समझेंगे नहीं, ठीक है, तो वो प्रवाह नहीं आता है। जैसे बुंदेलो के हर बोलो मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं वीर रस का आता है, और कहाँ कहाँ में जोर देना वो अपने आप आ जाता है। अब हम पढ़ते हैं, लेकिन जब भी हम भी छोटे थे तो हमारे साथ भी ऐसी समस्याएं आती रही। श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है भैया? तो श्याम पट पर आप सभी लोग लिखते होंगे, आई होप 90% यहाँ पे आप सभी लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, पढ़ते हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? वह होता है अच्छी लिखावट। देखिए, अच्छी लिखावट में बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना, लेखन में स्पष्टता, ये सारी चीजें अगर आप अच्छी लिखावट कर रहे हैं, बच्चों के समझ में आ रहा है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी। जी हाँ, जो सहयोगी अधिगम में होता है, जब हम साथ अधिगम करते हैं एक साथ जुड़कर समूह में, तो अधिक उम्र में जो प्रवीण विद्यार्थी होते हैं वह छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। अक्सर ऐसा होता है, हमारे घर में देखते होंगे, कोई बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, अगर पढ़ने में है तो छोटे भाई बहन है जो उनको मदद मिल जाती है। तो एक अपने घर से ही यह प्रश्न ले लीजिएगा और उत्तर आसान हो जाएगा कि सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी अगर छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, इससे क्या होता है? इसमें सभी लोग जानते हैं उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है सही दिया गया है? देखिए, जब ये जिक्र होगा, अभिप्रेरणा और अधिगम का जिक्र होता है और इनमें से कथन का जिक्र होता है कि कौन सा कथन हमारा सही हो जाएगा, तो आप सभी लोग जानते हैं कि अधिगम जो है केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये जो आपका कथन सही दिया गया है अभिप्रेरणा और अधिगम के संदर्भ में। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं, बालक बालिकाएं होती हैं, वह एक दूसरे से खाली स्थान से भिन्न होते हैं। किसमें भिन्न होते हैं? विकास की दरों में, विकास के क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों पर। तो कोई भी जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होता है, व्यक्तिगत इसलिए दे दीजिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होंगे वह एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? विकास की दरों में भिन्न होते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
निम्नलिखित में से कौन पुनर्वलन का उदाहरण है? तो पुनर्वलन का मतलब सभी लोग समझ गए होंगे। इस शब्द को आपने समझ लिया, मतलब इस प्रश्न के उत्तर को आपने समझ लिया कि पुनर्वलन का उदाहरण वही होगा कि सुनील तुमने सही कहा। मतलब सुनील एक बार बोल चुका है, अब हम उस पर प्रतिक्रिया दे रहे, पुनर्वलन दोहरा रहे हैं कि तुमने सही कहा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की कि जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। यह परिभाषित किया है थॉर्नडाइक ने, सर्टेन ने, प्रोफेसर हल ने या शेरमैन ने किया है। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है। जयसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं, दोनों हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं। सभी लोग बेफिक्र कमेंट कीजिए, भरपूर कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, अपने स्कोर को बेटर कीजिए, अपने तैयारी को मजबूत कीजिए, ताकि इस बार क्रैक 125 प्लस स्कोर में होना चाहिए। जी हाँ, कमेंट सभी लोग कर दीजिएगा। तो जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यह परिभाषा सभी लोग जानते हैं सर्टेन के द्वारा दी गई है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक एरिक्सन, फ्रायड, कोहलर या वाटसन? देखिए सभी लोग जानते हैं, जब भी हम मनोसामाजिक सिद्धांत की बात करते हैं तो एक ही नाम आता है, वह आता है एरिक एरिक्सन। जी हाँ, मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एरिक्सन ने किया था। जब भी बात की जाती चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया? कोहलर ने किया था। जब भी बात की जाती है व्यवहारवाद के सिद्धांत के जनक कौन है, प्रतिपादक कौन है? वाटसन महोदय जी हैं। ये सारे ऑप्शन को जिक्र हो चुका है, क्योंकि सारे ऑप्शन से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे 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 बच्चे और वयस्क सीखते हैं। अब समझ जाइएगा। समाजीकरण, जिस समाज में हम रहते हैं, भाईचारा कहते हैं, चाचा चाची, काका काकी, ताऊ ताई, ठीक है, हमारे पूरे समाज में कई, ठीक है, एक समाज जुड़ जाता है। यहाँ पे जातियां नहीं होती किस जाति का, ये समाज बन जाता है। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। क्या सीखते हैं? परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं, साथियों से। परिवार, विद्यालय, साथी, जो हम मिलते हैं जुलते हैं, ठीक है, कनेक्ट रहते हैं, फ्रेंड सर्किल होता है, वही समाजीकरण, वही समाज बन जाता है। तो समाजी कहते हैं ना, कोई भी अगर गलती काम करते हैं कि समाज हमारा एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि परिवार, विद्यालय, साथी ये हमारे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, इन सभी से सीखते हैं। कुछ हम अपने साथी दोस्तों से भी सीखते हैं, कुछ विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ शिक्षक या समूह के द्वारा जो होता है वहाँ से सीखते हैं, और सबसे पहले परिवार से सीखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानतः सीखते हैं, व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं, मुख्य रूप से शिक्षक से सीखते हैं, व्यक्तित्व रूप से सीखते हैं या समूहों के रूप में सीखते हैं। सभी यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। देखिए कोई भी एक बाल केंद्रित कक्षा हो, बाल केंद्रित कक्षा मतलब समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे जो समानतः सीखते हैं वह व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार जो है स्वयं निर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वो पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं। यह हम ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। देखिए वाइगोस्की के अगर देखा जाए, वाइगोस्की का संबंध समाज से होता है, सामाजिक शब्द से होता है। तो वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृत सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि जन्म के समय बालक की स्मरण जो शक्ति होती है, क्या वह अधिक होती है, अत्यधिक होती है, बहुत कम होती है या कम होती है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न कहा जाए, लेकिन समझने की बात है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो सभी कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का क्या होने वाला है? देखिए जन्म के समय कोई भी बालक की स्मरण शक्ति जो होती है वह बहुत कम होती है जन्म के समय, लेकिन अगर शैशवावस्था आता है, ठीक है, तो धीरे धीरे स्मरण शक्ति का जो है वृद्धि होती जाती है।
अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, आप सभी लोग भावी अध्यापक, अध्यापिकाएँ, शिक्षक बंधु हैं, तो अपने विद्यार्थियों को, अपने बालक-बालिकाओं, अपने बच्चों को समझना है, तो उसके लिए आपको अच्छी जानकारी क्या होनी चाहिए? आपके बाल मनोवैज्ञानिक की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की जानकारी होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की जानकारी होनी चाहिए या उपरोक्त सभी की जानकारी होनी चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बाल मनोवैज्ञानिक के साथ-साथ बच्चों को समझने की प्रवृत्ति के साथ-साथ विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन-सा विद्यार्थी किस विषय का मत है, किस विषय का अच्छा ज्ञान है, किस विषय को अच्छे उसको प्रेम कर रहा है, किस अच्छे विषय को अच्छे तरीके से समझ रहा है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा और इस एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 5 का 20 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक क्या होता है? यह प्रश्न हम आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दे रहे हैं। ये आपको कमेंट करके बताना है कि कोई भी एक प्रभावी शिक्षक है। अगर आप अपने आप को एक प्रभावी एजुकेटर मान रहे हैं, टीचर मान रहे हैं, तो आपके लिए क्या आवश्यक हो सकता है? वह उच्च जाति से संबंधित होना चाहिए, उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर होना चाहिए, वह संप्रेषण में निपुण होना चाहिए या वह कठोर होना चाहिए। या आप तय करेंगे आप किस प्रकार के शिक्षक बनना चाहते हैं, किस प्रकार के शिक्षक हैं। और इस बाल विकास सीडीपी एमसीक्यूज नंबर 5 में से 20 में से आपने कितने स्कोर प्राप्त किया है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।